औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थर्ड ईयर हम लोगों ने लास्ट टाइम दो रूल्स पढ़े थे। एक हम लोगों ने पढ़ा था रोल्स थ्योरम और एक पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो थ्योरम हमने एक देखना है वो है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। If two functions f and g are continuous on closed interval ab, differentiable on open interval ab, and number 3, g dash of x is not equal to 0 for all x belonging to open interval ab, then there exists at least one point c belonging to open interval ab such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c divided by g dash of c. अब कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम में दो फंक्शंस हैं, ठीक है। एक तो आप ये देख लें, टू फंक्शंस हैं, एक को हमने f कह दिया और एक को हमने g कह दिया। अब इसमें थ्री कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन इज कि बोथ फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, both functions are differentiable on open interval ab, and g dash of x is not equal to 0 for all x belonging to open interval ab. जिस फंक्शन को बेसिकली आगे हमने डिनोमिनेटर में लेना है उसका डेरिवेटिव कह दिया है कि उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c divided by g dash of c. तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम भी अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात क्वेश्चन में मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ होता है लेकिन उनकी मुराद जो है, क्वेश्चन करने वाले की मुराद जो है वो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम होती है, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चंस किए थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। 1/6 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 27 माइनस 5 इज लेस देन 1/5। ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है और इसको प्रूव करने के लिए हमें मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करना है। ऑल्सो अप्रोक्सीमेट अंडर रूट ऑफ 168 बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अब इसमें आपको जैसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट की फॉर्म में, जैसा कि आप भी देख सकते हो अंडर रूट 27 है, इसी तरह 5 जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। कंसिडर द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, और उसके लिए हम इंटरवल ले लेते हैं, इंटरवल 25 से 27 का इंटरवल, ठीक है। अब अच्छा गर्ल्स, अब अगर हम इस इंटरवल में इस फंक्शन को देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स को, तो एफ सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑन क्लोज्ड इंटरवल 25 टू 27। अब हम यहाँ पे आप लोग इस तरह से करें कि आप दोनों कंडीशंस को यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप 1 और 2 करके लिख दें कि एफ जो है फंक्शन that is continuous on closed interval 25 to 27, and number 2, f is differentiable on open interval 25 to 27, ठीक है। क्योंकि f of x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x है, ये जीरो के ऊपर जाके डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन जीरो तो 25 से 27 के इंटरवल से बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है फंक्शन इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 27 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 25 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट ऑफ 27 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ सी। अब ये 1/2 अंडर रूट सी किस तरह है, अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालें तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे आप साइड पे इसको लिख लें बेशक, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लें कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स
x is equal to 1/2 अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, ये आप साइड पे बेशक जो है वो लिख लें ताकि आपको पता हो कि हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला है। ठीक है गर्ल्स, अब आप लोगों ने उसमें एफ डैश ऑफ सी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ सी। अच्छा, अब गर्ल्स आप वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 25 to 27, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 25 इज लेस देन सी इज लेस देन 27, इसको देख के, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 25 to 27, तो हम लिख सकते हैं 25 इज लेस देन सी इज लेस देन 27। ठीक है, और अगर हम अंडर रूट ले लें पूरी इनइक्वालिटी पे तो अंडर रूट 25 इज लेस देन अंडर रूट सी इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 27। और अगर हम इसको इसका रेसिप्रोकल ले लें तो या तो आप इनइक्वालिटी को उलट दें या फिर आप यूं लिख सकते हैं कि 1/√27 सबसे पहले आ जाएगा, लेस देन 1/√c इज लेस देन 1/√25। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 25 को हम लिख सकते हैं 5, तो आपके पास इनइक्वालिटी बन जाएगी 1/√27 इज लेस देन 1/√c इज लेस देन 1/√5। इसको हमने इस इनइक्वालिटी को 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये बात भी मालूम है कि यहाँ पे क्वेश्चन में 1/6 यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 1/6 जो होता है वो अंडर रूट ऑफ 36 के इक्वल होता है, तो 1/36 अगर हम ले लें, 1/√36 इज लेस देन 1/√27। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज दैट 1/6 इज लेस देन 1/√27। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी इन्होंने फॉर्म किया है कि 36 इज लेस देन 27, इसको आप जो है वो यूं भी कर सकते हैं कि आप इसको लिखें। अच्छा, अब गर्ल्स देखें, ये इनइक्वालिटी जो है ये इस तरह से फाइंड आउट हुई है, मैंने आपके लिए यहाँ साइड पे लिख दिया है कि हमें मालूम है 36 इज ग्रेटर देन 27, इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ 36 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 27। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1/√36 इज लेस देन 1/√27, जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी उलट जाती है। अच्छा, अब 1/√36 को हम लिख सकते हैं 1/6, इसका मतलब है 1/6 इज लेस देन 1/√27। तो अगर हम इनइक्वालिटी 2 और इनइक्वालिटी 3 को कंबाइन करें, हमें पता है कि 1/6 1/√27 से स्मॉल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1/6 इज लेस देन 1/√c इज लेस देन 1/5, क्योंकि 1/√c 1/√27 से ग्रेटर है तो 1/√36 से भी ग्रेटर होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये इनइक्वालिटी फॉर्म कर ली। अब आप देखें, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी उसमें हमारे पास था √27 माइनस √25 इज इक्वल टू 1/√c, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं √27 माइनस 5, यानी √25 को हम 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/√c। ठीक है, अब अगर हम ये जो इनइक्वालिटी 4 बनाई है, इसमें हम √27 माइनस 5 की जगह 1/√c इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, 1/√c की जगह लिखते हैं √27 माइनस 5, तो हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई 1/6 इज लेस देन √27 माइनस 5 इज लेस देन 1/5। ठीक है, एक तो ये इनइक्वालिटी आपको प्रूव करने के लिए कही हुई थी, और दूसरा आपसे कहा हुआ था ऑल्सो अप्रोक्सीमेट √168 बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। तो √168 अब ये मिलता जुलता है, जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया था उसी से ये वैल्यू भी मिलती जुलती है, तो हमारे पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √x, और हम इसका इंटरवल जो है वो अब ले लेते हैं 168 169। इस इंटरवल पे जो है वो इस फंक्शन के लिए चेक करते हैं, और इसको मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करते हुए हम √168 की
वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्लियरली ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये 168 169 के इंटरवल पे भी मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 169 माइनस एफ ऑफ 168 डिवाइडेड बाय 169 माइनस 168 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ सी। ठीक है, और यहाँ पे C बिलोंग टू इंटरवल 168 ओपन इंटरवल 168 169। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिख लेना है वेयर C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 168 169। ठीक है, अब ये हमने वही फॉर्मूला यूज किया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। अब इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 169 माइनस अंडर रूट ऑफ 168 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ सी। अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो 13 माइनस अंडर रूट ऑफ 168 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ सी। और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट सी तो अननोन है, यानी हमें मालूम नहीं है सी, बस हमें ये पता है कि सी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 168 169 से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू 13 के नियर है, अंडर रूट ऑफ सी की वैल्यू 13 की नियर वैल्यू है, इसलिए हम सी की जगह अंडर रूट सी की जगह पे या जो है वो 13 पुट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 13 माइनस अंडर रूट ऑफ 168 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 13 इज इक्वल टू 1/26। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो अंडर रूट ऑफ 168 इज इक्वल टू 13 माइनस 1/26 दैट इज इक्वल टू 12.96। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो सी की फाइंड आउट हुई है। ठीक है गर्ल्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा हुआ है कि लेट अ फंक्शन एफ बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। प्रूव दैट एफ इज कॉन्स्टेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। पहली बात आपसे कहा हुआ है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और उसका डेरिवेटिव 0 है ओपन इंटरवल ए बी पे। अब देखें, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, इसका मतलब है फंक्शन इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और उसकी वैल्यू 0 आ रही है ओपन इंटरवल ए बी पे, इसका मतलब है फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम की सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस मीन्स दैट वी कैन अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। अब यहाँ पे इंटरवल कोई मेंशन नहीं है, तो इन्होंने तो ए बी इंटरवल लिया हुआ है। हमने क्योंकि फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करना है, इसलिए हम ये करते हैं कि हम इस फंक्शन के लिए एक और इंटरवल बना लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल इन open interval AB and let x1 x2 be any two points belonging to this interval such that x2 is greater than x1। यहाँ पे आपने लिख लेना है such that x2 is, एक तो आपको x2 greater than x1 दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है कि x1 x2 is a subset of, अब गर्ल्स इसमें आपने साथ लिखना है कि x2 ग्रेटर देन x1, यानी हमने ये सपोज किया कि जो इंटरवल है वो इस तरह से हमने लिया है कि x1 x2 का इंटरवल दिया है दैट इज सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब हम x1 x2 इंटरवल पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हम इसके लिए लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। अब यहाँ पे a की जगह पे x1 है और b की जगह पे x2 है, तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ c। अब आपको यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है पूरे इंटरवल पे, इसका मतलब है f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो f डैश ऑफ c भी 0 के इक्वल होगा, हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। एक दफा तो आप बेशक लिख लें डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0,
बाद में आप x2 माइनस x1 को इस साइड पे लेके आओगे तो आप वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। आपके पास सिंपल आ जाएगा f of x2 माइनस f of x1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट f of x2 इज इक्वल टू f of x1। इसका मतलब है कि f assumes सेम वैल्यू एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द इंटरवल ए बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि f of x के हमने इस फंक्शन के लिए ए बी के दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए x1 x2, लेकिन उस पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई है। और ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू सारे पॉइंट्स पे सेम आ रही हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो देयरफॉर f of x इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड हमने प्रूव करना है। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है यूज दिस टू शो दैट sin square x plus cos square x is equal to 1 for all real numbers x। अब हमने ये रिजल्ट यूज करते हुए, ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है, इसको यूज करते हुए हमने प्रूव करनी है एक जो आपके पास वेल नोन आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि sin square x plus cos square x is equal to 1। ये हमने प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं f of x is equal to sin square x plus cos square x। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास आता है 2 sin x cos x, और cos square x का डेरिवेटिव आता है माइनस 2 cos x sin x। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो आप यहाँ पे नेगेटिव ही का साइन डालिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है, प्लस का साइन नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इसको आपस में सॉल्व करें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक वैल्यू जो है वो वही सेम वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है और वही नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और फॉर ऑल रियल नंबर्स x, इसका मतलब क्या है कि f of x के बारे में आपने ये देख लिया कि f of x का डेरिवेटिव भी 0 के इक्वल है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। और इसके अलावा f of x जो फंक्शन है sin square x प्लस cos square x जो हमने सपोज किया है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस के फंक्शंस जो हैं वो किसी पॉइंट पे भी इनफाइनाइट नहीं होते या अनडिफाइंड नहीं होते। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में वो यही दिया हुआ था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, तो वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसका मतलब है कि जो हमें फंक्शन f of x दिया होता है दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो देयरफॉर f of x is equal to sin square x plus cos square x is equal to some constant where c is some arbitrary constant। अब हमें ये पता है कि हमने ये रिजल्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x प्रूव कर दिया है। अब तो हम यहाँ पे हमें c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब हम x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0 एंड कॉस स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 1। अब हम c की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अच्छा गर्ल्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा हुआ है कि आप चेक करें कि ये फंक्शन जो है क्या इस पे मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखें, चेक करना है, यू हैव टू चेक दैट डज मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट होल्ड फॉर द फंक्शन ऑन द इंटरवल 1/2 इंटरवल। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है और ये अपनी वैल्यू 1 पे चेंज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी 1 पे चेक करनी चाहिए और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी भी 1 पे चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी है। f of x मैंने लिख दिया है एज f of x इज कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल 1/2 to 2, लेकिन यहाँ ये काम जो है ये अब मैं आप लोगों को करने के लिए दे रही हूँ कि ये कॉन्टिन्यूटी जो है ना ये आप लोगों ने खुद से इसको करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एरो डाल रही हूँ। आपने क्या करना है कि आपने 1 पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 पे अगर वैल्यूज इक्वल आती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो नेक्स्ट
हम लोगों को क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी बाय योरसेल्फ। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल 1/2 इंटरवल पे। ठीक है, उसके लिए हम फिर 1 पे ही चेक करते हैं, क्योंकि वैसे तो फंक्शन x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन है x स्क्वायर, तो 2x अगर हम फाइंड आउट, इसका डेरिवेटिव आता है 2x। फंक्शन डिफरेंशिएबल है x लेस देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी डिफरेंशिएबल है। 1 पे हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो आप लोगों ने फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसे अगर हमने फाइंड आउट करना है तो लिमिट x अप्रोच टू 1 थ्रू वैल्यूज लेस देन 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब हम वैल्यूज डालते हैं। अब यहाँ पे x अप्रोच टू 1 थ्रू वैल्यूज लेस देन 1, x लेस देन 1 है, तो f ऑफ x क्या होगा उस वक्त जब x लेस देन 1 है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपने अगर f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ रहा है, इसमें x की जगह 1 पुट करके देखें, 1 स्क्वायर आता है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसको मजीद अगर हमने सॉल्व करना है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इस तरह से एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल हो रहे हैं, आपके पास सिंपल आ जाएगा एक्स प्लस 1। इस पर अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू 2। अब हम राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है फॉर्मूला लिमिट x अप्रोच टू 1 थ्रू वैल्यूज ग्रेटर देन 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे क्योंकि x अप्रोच टू 1 थ्रू वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए आप देखें कि x ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x की क्या वैल्यू है, यस राइट, f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ पे उसकी जगह x वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, इनकी कटिंग हो सकती है, दिस इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो कि 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 1। तो क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड फॉर दिस इंटरवल। ठीक है, अब गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, अप्लाई रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन f of x to obtain a result that generalize मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आप लोगों ने जो है एक आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x और आपसे कहा हुआ है कि आप मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम इस पे अप्लाई करें और उससे जो है वो आप मीन वैल्यू थ्योरम को भी जनरलाइज करें। ठीक है, अब हम इस पे अगर रोल्स थ्योरम हमने अप्लाई करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम रोल्स थ्योरम जो है उसकी अगर जो है वो प्रॉपर्टीज देखें तो एक तो प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ x शुड बी कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो आप स्टार्ट में लिख दें, बेशक यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि क्लियरली f of x is continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab। यहाँ पे आप लोगों ने पहले एक दफ़ा ये स्टेटमेंट लिख देनी है। रोल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है कि क्लियरली f of x यानी कैपिटल f of x is continuous on closed interval ab and number 2 f of x is differentiable on open interval ab। अब हमें f ऑफ a और f ऑफ b फाइंड आउट करके देखना है कि क्या f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल आ रहे हैं। अगर हम f ऑफ a फाइंड आउट करते हैं तो जहाँ जहाँ ये फंक्शन जो आपको दिया हुआ है ये एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें पहले f ऑफ a फाइंड आउट करते हैं, x की जगह a पुट कर देते हैं, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमें पता है कि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है
कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई से दो कॉलम्स इक्वल आ रहे हों या कोई से दो जो है वो रोज इक्वल आ रही हों, तो वो जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो देयरफॉर दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज C1 इज सिमिलर टू C2। इसी तरह से हम f ऑफ b फाइंड आउट करते हैं। अब गर्ल्स f ऑफ b अगर हम फाइंड आउट करें तो वो भी हमारे पास इसी तरह इक्वल टू जीरो होता है, क्यों आता है, क्योंकि C1 इज इक्वल टू C3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, यानी रोल्स थ्योरम की थ्री कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। सो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c belonging to open interval AB such that f dash of c is equal to 0। ठीक है, अब हम कैपिटल ये जो f of x फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, ये गर्ल्स जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में फंक्शन है, इसका आपने डेरिवेटिव इस तरह से लेना है कि जिस कॉलम में वेरिएबल आ रहा है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, बाकी दो कॉलम्स एज इट इज लिख लेंगे। तो सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज, और फर्स्ट वाले कॉलम का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव n x रेज टू पावर n माइनस 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो हम अगर इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लें f डैश ऑफ x और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास आता है ये मतलब f डैश ऑफ x और साथ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके बाकी का डिटर्मिनेंट, तो a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n, इसी तरह से माइनस n x रेज टू पावर n माइनस 1, और इसके साथ अगर आप डिटर्मिनेंट लें f ऑफ a f ऑफ b 1 1, इनको अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो f ऑफ a माइनस f ऑफ b ये आपके पास आता है। और क्योंकि थर्ड टर्म खुद ही जीरो है इसलिए वो टर्म यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो आपके पास f डैश ऑफ x जो है वो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमें चाहिए f डैश ऑफ c और उसको हमने इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो f डैश ऑफ c आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे f डैश ऑफ c का मतलब है कि आप इस फंक्शन में ये जो f डैश ऑफ x है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे c पुट कर दें और उसे इक्वल टू जीरो रख लें। अगर हम इसको इक्वल टू f डैश ऑफ c को जीरो के इक्वल रखें तो हम ये कर सकते हैं, आप एक दफ़ा बेशक यहाँ पे माइनस करके इसको इक्वल टू जीरो लिख लें। ठीक है, एक दफ़ा बेशक इस तरह से कर लें, दिस इज इक्वल टू जीरो, और नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि n c रेज़ पर n माइनस 1 f ऑफ a माइनस f ऑफ b को इक्वल के दूसरी साइड पे ले आए। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले आती हूँ तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, ये जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, f डैश ऑफ c a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n c रेज़ टू पावर n माइनस 1 f ऑफ a माइनस f ऑफ b। अब आप अगर यहाँ पे f ऑफ a माइनस f ऑफ b इसके डिनोमिनेटर में a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n ले आए और n c n माइनस 1 इसको f डैश ऑफ c के डिनोमिनेटर में ले जाएं। ठीक है, और उसके बाद इसको आप रीअरेंज कर लें। ठीक है, रीअरेंज करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की जनरलाइजेशन है। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम में अगर हम g ऑफ x जो है उसको हम x रेज़ टू पावर n ले लें। अच्छा गर्ल्स, अब अगर हम g ऑफ x इक्वल टू x रेज़ टू पावर n सपोज कर लें और देन g डैश ऑफ x इज इक्वल टू n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और g ऑफ a हमारे पास बन जाएगा a रेज़ टू पावर n, g ऑफ b विल बी b रेज़ टू पावर n एंड g डैश ऑफ c इज इक्वल टू n c रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि ये वही फॉर्म बन गई जो हमने कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की पढ़ी थी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a इज इक्वल टू f डैश ऑफ c डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ c। तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट हमारे पास एंड पे आ रहा है, दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो अब गर्ल्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है,